हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि क्रोमोसोम की बात करते हैं हम, तो जो क्रोमोसोम है ओवरऑल डीएनए का ही एक पैकेजिंग मान सकते हैं हम, कि डीएनए जो है एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे थ्रेड होता है ना, धागा, उसके समान एक संरचना है और उसी को गूंथ करके हमने ये मान लेते हैं कि गट्टी बना ली, है ना। जैसे उसको गूंथ के हम गट्टी बना लेते हैं, तो वो जो गट्टी है, धागे की गट्टी बन जाती है ना, वो गट्टी ये मान लीजिए क्या है, क्रोमोसोम्स है। तो क्रोमोसोम्स जो है, देखो ये एक हायरार्की देख सकते हैं हम, कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है और वो जो है वो सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। उसी में यदि ग्रुप्स की बात करते हैं, फंक्शनल यूनिट की यदि बात करते हैं, तो छोटे छोटे ग्रुप्स के रूप में जीन पाए जाएंगे। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे ऐसे स्थान होंगे, ऐसे जो है कोडिंग होंगी जो कि एक्सप्रेस होगी, और वो जो एक्सप्रेस होगी वो फंक्शनल जीन कहलाएंगे। बाकी के जो है नॉन जंक डीएनए, जंक डीएनए कहलाता है। यदि ये जो संरचनाएं हैं गुथ, या कहें कि प्रोटीन के साथ बाइंड होकर एक छोटी छोटी बीड के समान संरचनाएं बन जाती हैं, मणिकाकार संरचनाएं बनाती हैं, तो उनको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, और ये न्यूक्लियोसोम जो संरचनाएं हैं, यही लंबे लंबे जो धागे नुमा संरचनाएं, ये क्रोमोटिन कहलाती हैं। और ये क्रोमोटिन यदि पूरी तरह से इनकी अच्छे से टाइट पैकेजिंग हो जाए तो ये क्या कहलाएंगे, क्रोमोसोम कहलाएंगे। और क्रोमोसोम जो है ये क्या है, पूरा का पूरा कई सारे क्रोमोसोम मिलकर जो है जीव का एंटायर जीनोम, या कहेंगे जीनोम का निर्माण करते हैं। तो ये इस तरह से है कि ये क्या है, डीएनए है, हम डीएनए की बात कर रहे हैं। ठीक है, और डीएनए जो है उसकी यदि पैकेजिंग कर ली जाए, ये देखो ये है एक क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम का हमने क्या है कि एक तरफ से धागे को खोल दिया है, और खोलने के बाद क्या निकला, ये डीएनए। और यदि हम इसको वापस जो है पैकेजिंग कर दें तो ये क्या बन गया, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम है कुछ नहीं, एक अलग से कोई संरचना नहीं है, डीएनए का ही जो है पैकेजिंग है कहें तो। और डीएनए किस किस से मिलकर बना होता है, बेसेस से मिलकर बना होता है, शुगर से मिलकर बना होता है, और जो है फास्फेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, बेस और शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और इनके साथ यदि फास्फेट अटैच हो जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड यदि एक साथ सीरीज में जमे हो जाएं तो ये जो है डीएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे फंक्शनल जो खंड हैं डीएनए के, वो यदि फंक्शनल हैं, यानी कि फंक्शनल का मतलब है कि वो एमआरएनए का सिंथेसिस कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, जीन कहला देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखो डीएनए देख रहे हैं, यहाँ पर ये मैं उसके बाद बताया था कि न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम ये जो हिस्टोन प्रोटीन उसके साथ अटैच हो जाता है और ये मणिकाकार संरचनाएं बना लेते हैं, इनको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये जो न्यूक्लियोसोम है यही गुथ कर आगे जो है क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। अब यदि क्रोमोसोम की बात करते हैं कि इसकी खोज वगैरह किसने की, तो सबसे पहले जो है इसको जो नाम जो ये दिया गया था, देखो खोज पहले होती है, नाम बाद में दिया जाता है। तो हॉफमिस्टर जो था, उन्होंने इसको जो है पहली बार ऑब्जर्व किया था, और जेनेटिक जो है मटेरियल के रूप में स्ट्रासबर्गर ने इसको पहचाना था। ठीक है, कोई चीज़ देखी, एक तो होता है कि देखना कि भाई ये चीज़ कोई संरचना है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं है क्या चीज़ है। तो उसके यदि फंक्शन की बात करते हैं तो वो किस रोल में बैठता है, तो उसको पहली बार देखा था हॉफमिस्टर ने 1848 में। और फिर उसके बाद स्ट्रासबर्गर ने उसके ये बताया कि ये तो जो है संरचना हॉफमिस्टर ने जो देखी है वो क्या करती है, वो जेनेटिक जो है इनहेरिटेंस के में काम में आती है, यानी कि जीन जो जीवों का जननीय वो जो है मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है ये। तो स्ट्रासबर्ग ने इसको ये बताया, और क्रोमोसोम जो नाम दिया गया था वो वाल्डेयर ने दिया था। वो नाम कैसे दिया,
इन्होंने क्या किया था कि एक डाई का इस्तेमाल किया था, बेसिक फ्यूजन। तो जो डाई यूज़ की थी बेसिक फ्यूजन, वो क्या न्यूक्लियस को कलर मतलब न्यूक्लियस को स्टेन करती है, और न्यूक्लियस में भी पर्टिकुलर जो है डीएनए या क्रोमोसोम को ये जो है स्टेन करेगी। तो जब इन्होंने बेसिक फ्यूजन से इसको जब स्टेन किया, तब देखा कि ये जो है ऐसी संरचना है जो कि कलर ले रही थी। कलर जो है, इसलिए ग्रीक में इन्होंने क्रोमा और सोमा का। क्रोमा यानी ग्रीक में मतलब होता है, क्रोमा का मतलब कलर लेने वाली संरचना, सोमा यानी बॉडी। ऐसी संरचना जो कि कलर या एसिड बेसिक फ्यूजन है उसका स्टेन ग्रहण कर रही है, तो इसलिए इसको क्रोमोसोम कहा गया। यदि इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी संख्या अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती है। यानी कि किसी में सबसे कम जो है, जैसे एस्केरिस में जो है 2 पाई जाती है इसमें, और सबसे ज़्यादा जो है रेडियोलेरेंस में 1700 पाई जाती है। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग इसमें क्रोमोसोम का नंबर पाया जाता है। दो ये जो है क्रोमोसोम्स पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं, और पेयर में जो है इनको, जो पेयर में ये अरेंज होते हैं तब इनको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, समजात गुणसूत्र। यदि इनकी साइज की बात करें तो ये 0.1 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक ये जो है इनका साइज वरी करता है। इसका जो डायमीटर है 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक का होता है, और इनकी जो लेंथ है ह्यूमन बीइंग में 4 माइक्रोन से 6 माइक्रोन तक होती है। ठीक है, अब आते हैं इसकी शेप की बात करते हैं। क्या होता है, 2 तरह की फेज होती हैं। एक होती है डिवीजन फेज, कोशिका जब विभाजन कर रही होती है उस समय ये जो क्रोमोसोम जैसी संरचनाएं हैं वो लुप्त हो जाती है, उस समय नहीं दिखाई देती। लेकिन इंटरफेज अवस्था में जो रेस्टिंग फेज होता है उस दौरान ये जो है क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। तो क्रोमोसोम जो है उसका जो बीच का जो भाग होता है, सेंटर वाला जो भाग होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। उसको काइनेटोकोर भी कहा जाता है। और ये दोनों तरफ, जैसे बीच का ये हिस्सा होगा और फिर उसके बाद ये और ये नीचे की तरफ आर्म होगी। यदि हम इसको इस तरह से देखते हैं तो ये जो बीच में हिस्सा है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर, और ये जो होंगी ये दोनों तरफ आर्म होगी। ठीक है, ये जो हिस्सा आधा वाला जो लॉन्गिट्यूडनल, यदि काट इसका सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल बात करते हैं तो ये जो हिस्सा है ये कहलाता है क्रोमेटिड, यानी कि आधा, हाफ क्रोमोसोम कहेंगे इसको। आधे जो हिस्से को क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड। पूरा कहलाएगा क्रोमोसोम। बीच वाला हिस्सा सेंट्रोमियर, और इसकी ये दोनों तरफ जो होंगी आर्म होंगी। एक आर्म बड़ी होती है और एक आर्म छोटी होती है। जो बड़ी वाली आर्म होती है उसको पी आर्म कहते हैं और छोटी वाली को क्यू आर्म कहते हैं। बड़ी आर्म जो मैंने बताया पी आर्म कहलाती है, उसको पैटेट आर्म भी कहा जाता है। पैटेट का मतलब फ्रेंच में जो पैटेट का मतलब है शॉर्ट, और क्यू का मतलब है क्यू यानी कि टेल। तो एक बड़ी वाली आर्म जो होगी वो, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया इसमें, बड़ी आर्म जो है क्यू वाली आर्म होगी, यानी कि लॉन्ग टेल समान होगी, और जो पी आर्म होगी वो छोटी वाली होगी, उसको बोलते हैं पैटेट। फ्रेंच में पैटेट का मतलब है शॉर्ट आर्म। ठीक है, तो ये 2 आर्म पाई जाती है इसमें। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर जो बीच में जो पाया जाता है कंस्ट्रक्शन, इसको फर्स्ट प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। ये जो बीच में दिख रहा है ना गोला सा, ये कहलाता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और इसके आधार पर ये कहाँ स्थित है, इसके आधार पर इसको 4 भागों में बांटा जाता है, यानी कि 4 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। पहला होता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक का मतलब है कि जिसमें कि सेंट्रोमियर बिल्कुल किनारे पर अंतिम छोर पर है, उसमें उसको कहेंगे टीलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक वैसे ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें कि किनारे को थोड़ा सा छोड़कर यदि सेंट्रोमियर स्थित है तो वो कहलाएगा एक्रोसेंट्रिक प्रकार का। सबमेटासेंट्रिक वह कहलाएगा जो कि मध्य और किनारे को छोड़कर कहीं बीच में हो, तो उसको सबमेटासेंट्रिक कहलाएंगे। और मेटासेंट्रिक बिल्कुल बीचों बीच यदि सेंट्रोमियर उपस्थित है तो उसको बोलेंगे
मेटासेंड। तो ये इस तरह से 4 प्रकार की जो है शेप बन जाती हैं। ठीक है, ये जो है एल शेप का, ये वी शेप का, ये आई शेप का। ठीक है, अब ह्यूमन क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो 23 पेयर्स जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जो पेयर 22 जोड़ी जो होंगे वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और एक जोड़ी जो होते हैं वो एलोसोम्स कहलाते हैं, जिनको सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। यानी कि ये जो है ये उस व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करते हैं, सेक्स का निर्धारण करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, या सुपर फीमेल है, सुपर मेल है, इस तरह के जो वो हैं वो ये इस तरह का निर्धारण जो करेंगे वो एलोसोम्स कहलाएंगे। ठीक है, ये हमारे 20 जो है टोटल 3 पेयर क्रोमोसोम्स हैं। 22 तो है ऑटोसोम्स, ठीक है, और एक्स वाई जो होंगे वो होंगे एलोसोम। ठीक है, ये वाले। अब जो ये जो सेंट्रोमियर है, कईयों में सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता, तो ऐसे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको कहा जाता है एसेंट्रिक। जिनमें एक सेंट्रोमियर पाया जाता है उनको बोलते हैं मोनोसेंट्रिक। जिनमें 2 सेंट्रोमियर पाए जाते हैं उनको डाइसेंट्रिक कहा जाता है, और जिनमें 1 से 2 से अधिक मिलते हैं सेंट्रोमियर उनको पॉलीसेंट्रिक जो है क्रोमोसोम्स कहा जाता है। आर्म्स की हम बात कर ही चुके हैं। कंस्ट्रक्शन की जो है, कंस्ट्रक्शन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो होता है वो सेंट्रोमियर कहलाता है, और दूसरा जो कंस्ट्रक्शन यदि मिलेगा तो उसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद का जो हिस्सा कहलाता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है, ये जो है सैटेलाइट बॉडी कहते हैं उसको। जो क्रोमोसोम्स के अंतिम सिरे होते हैं, छोर वाले सिरे होंगे, वो कहलाते हैं टीलोमियर। ठीक है, ये जो टीलोमियर्स हैं ये क्या है, एंडोन्यूक्लियस जो एक्टिविटी है उससे प्रोटेक्ट करके रखते हैं क्रोमोसोम्स को। नहीं तो क्या होता है, कई बार एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो क्रोमोसोम्स को एक्चुअली क्या करता है, एंडोन्यूक्लियस कट लगाने का काम करता है, और यदि टीलोमियर्स जो होते हैं वो ये इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बचा के रखते हैं। अब यदि हम इनके फंक्शन की बात करते हैं, तो जेनेटिक जो है क्रोमोसोम जो है वो हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं, ये हमें पता है क्योंकि ये डीएनए है। तो डीएनए क्या करेगा, डीएनए की एक, या कहें कि डीएनए एक टाइटली रैप्ड है, कि उसको अच्छे से गूंथ के हमने पैकेजिंग कर दी उसकी, अच्छे से उसको बंडल बना के उसका रख दिया है। चूँकि डीएनए बहुत बड़ा है तो उसकी पैकेजिंग ज़रूरी है, नहीं तो वो क्या है पूरी जो है सेल में न्यूक्लियस में बिखर सकता है, तो इसलिए ये पैकेजिंग की हुई है। तो सबसे पहला काम है जेनेटिक कोड स्टोरेज का। चूँकि इसमें जो फंक्शनल जो होंगे स्थान उनको जीन कहते हैं हम, और वो जीन जो है ट्रिपल कोडन से मिलकर बने होते हैं, और उन्हीं में जो है सूचनाएं भरी होती हैं। ठीक है, तो ये जो है जेनेटिक कोड स्टोरेज के रूप में होते हैं। ठीक है, दूसरा काम है सेक्स डिटर्मिनेशन का। क्योंकि जो लिंग का निर्धारण है वो जो है क्रोमोसोम्स के द्वारा ही किया जाता है, जैसे कि एलोसोम्स जो हैं, एक्स और वाई जो क्रोमोसोम है वो सेक्स का निर्धारण करते हैं। एक्स एक्स है तो फीमेल है, और एक्स वाई है तो मेल है। सेल डिवीजन का भी ये जो है कंट्रोल करते हैं, कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल डिवीजन को इनिशिएट करते हैं, या कहें कि जो इंटरफेज में जब रेप्लिकेशन होता है तो वो क्या करता है कि डिवीजन फेज को प्रमोट करता है। तो ये जो है इनडायरेक्टली जो है सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड स्टोरेज, भाई प्रोटीन का तो निर्माण करने में ये सहायता करते ही हैं। कैसे करते हैं कि इनके अंदर क्या है, जीन्स हैं, जीन्स में जीन्स जो हैं ट्रांसक्राइब होते हैं एमआरएनए के रूप में। एमआरएनए न्यूक्लियस से जो है बाहर आता है, और वो उसका क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन होने के बाद उनके प्रोटीन बनते हैं, और वो प्रोटीन जो है अपने अपने यथास्थान पर जाते हैं। तो ये ओवरऑल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स का निर्धारण करते हैं किसी भी जीव के जो
लक्षणों का जो निर्धारण है वो क्रोमोसोम्स में निहित होता है। तो ये जो है क्रोमोसोम की संरचना, हम उसके बारे में देखा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बच्चों, इसमें क्या हुआ, मैं जो वीडियो बनाया उसके बाद मैंने देखा, तो इसमें एक जगह मैंने गलत कोट कर दिया है। मैंने बीच में बताया है कि जहाँ डिवीजन फेज है वहाँ क्रोमोसोम नहीं दिखा देते हैं, जबकि होता ये है कि मेटाफेज में ही दिखाएंगे ये। एक्चुअली क्या है कि मैं बताना ये चाह रहा था कि कब दिखते हैं और कब नहीं दिखते। इंटरफेज में तो ये पूरी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। और प्रोफेज अवस्था के अंदर जब कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा, जो क्रोमोसोम जैसी संरचना है नज़र आने लगेंगी और मेटाफेज में ये क्लियरली दिखती है। तो मेटाफेज अवस्था में जो है क्रोमोसोम की संरचना का जो है जैसी संरचना दिखाई देती है, जबकि वो जब वह मेटाफेजिक प्लेट पर आकर जमा होते हैं तब वो हम पहचान सकते हैं कि ये क्रोमोसोम्स हैं। और डिवीजन जब रेस्टिंग फेज होगी या कहेंगे इंटरफेज वाली अवस्था में तो ये दिखाई नहीं देंगे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।